प्रतीक जो है सारनाथ से अशोक के स्तंभ से शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। और वो किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है कि भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 में इसको अपनाया था और ये कहां से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया? और इसकी जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि। और आगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां हैं, लाल तिरंगा है, गहरा केसरिया है, सफेद है, बीच में कौन सा है? सफेद है, और नीचे सबसे नीचे क्या है? हरा गहरा। क्या है? हरा गहरा। सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। इसे सारनाथ के शुभ पर बने चक्र से लिया गया था। ध्वज की लंबाई जो है, जिसका अनुपात जो है, दैट इज सो इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार आ चुका आर्मी के, जिसका अनुपात है 3:2। क्या है? यानी 3 उसकी लंबाई है और 2 क्या है? उसकी चौड़ाई। यानी ये लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में है 3:2। सबसे ऊपर जो रंग है वो है केसरिया, बीच में सफेद है, सबसे नीचे क्या है? गहरा हरा, बीच में क्या है? नीले रंग का चक्कर जिसमें कितनी तीली होती है? 24। और इसमें राष्ट्र ध्वज का प्रारूप जो 22 जुलाई 1947 को बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति का प्रतीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसका प्रतीक है? जागृति का। शौर्य और त्याग का है। जो सफेद है शौर्य और त्याग का है, और सफेद रंग सत्य और पवित्रता का। हरा रंग किसका है? जीवन समृद्धि का। यानी कि जो केसरिया है वो शौर्य और त्याग का है, सफेद सत्य और पवित्रता का है, हरा जो है वो जीवन की समृद्धि का है, जीवन की समृद्धि का। उसके आगे हम चलें, राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान। भारत का जो राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान का नाम क्या है? जन गण मन। किसने दिया? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। कब दिया? 24 जनवरी 1950। संविधान ने क्या किया? इसको अपना लिया। ठीक है। तो उसकी आगे है, इसके गायन का समय जो है 52 सेकंड है। क्या है? और इसकी संक्षिप्त अवधि जो है वो कितनी है? 20 सेकंड। क्या बोल रहे हैं हम? इसकी प्रथम अंतिम पंक्तियां गाई गई हैं। ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता से लिखा था। ये पूरे का पूरा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको ये बोल रहा हूँ, आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर आप बोलते हैं, लेकिन टैगोर उनको सरनेम मिला था। टैगोर क्या मिला था उनको? सरनेम। उनका असली नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। क्या था? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो उसमें क्या था? यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान ने दिया था। इसकी अवधि कितनी है? 52 सेकंड। संक्षिप्त अवधि कितनी है? 20 सेकंड एक्स्ट्रा। सर्वप्रथम कब? 27 दिसंबर 1911 भारतीय कांग्रेस ने कब गाया था? कलकत्ता में। और ये 1912 में कहां से लिया? तत्वबोधिनी। कहां से लिया? तत्वबोधिनी। ये भी इंपॉर्टेंट है। कहां से लिया गया है? तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक प्रकाशित किया गया। समझ आ गई बात? दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जरूर आपने यहां से करना है। उसके आगे हम बात करें, राष्ट्रीय गीत क्या आ गया? राष्ट्रीय गीत। वो था राष्ट्रीय गान, ये है राष्ट्रीय गीत। आप राष्ट्रीय गीत में आप देखिए क्या था? उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को लिया गया। इसमें सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी में गाया गया था। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड है। कितना है? 1 मिनट 5 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड। किसी भी जब भी भारतीय संसद का अधिवेशन शुरू होता है तो सबसे पहले जनगण मन गाया जाता है और लास्ट में आखिर में क्या गाया जाता है? वंदे मातरम। तो ये भी है, भारतीय संसद में सबसे पहले राष्ट्रीय जनगण मन गाया जाता है, फिर क्या गाया जाता है? वंदे मातरम। क्या गाया जाता है? वंदे मातरम। ये वंदे मातरम गाया जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर, ये राष्ट्रीय कैलेंडर जो है देश भर में शक संबद्ध के आधार पर राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि शक संबद्ध भारत ने कब अपनाया था? 1957
1952। तो ये था इसके बारे में। आगे इम्पोर्टेंट, आगे हम चले तो इसी के चलते आगे हम बढ़े तो आगे राष्ट्रीय पुष्प क्या आ गया? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। राष्ट्रीय पुष्प कमल का नाम क्या है? नेलम्बो यूनिसेफेरा गॉर्डन क्या है? यूनिसेफेरा गॉर्डन। ये इसका कौन सा नेम है? साइंटिफिक। कौन सा नेम है? साइंटिफिक। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। क्या है? पैंथेरा टाइगर। क्या है? पैंथेरा टाइगर। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। इसका क्या है? राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। इसका क्या है? फाइकस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो ये था इसके बारे में। समझ आ गया? पंचायती राज। पंचायती राज का शुभारंभ आई थिंक द वीडियो स्टार्ट हो गया। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था। इस भारतीय राज्य व्यवस्था को अगर आप बड़े ध्यान से समझें और इसे समझने की थोड़ी कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संविधान, जिसमें हम भारत के लोग हैं, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति, ये सारी चीजें अभिव्यक्ति विचार इस विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति में सबकी गरिमा राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए इस सब का निर्माण किया गया। 26 नवंबर 1949 को विक्रम संवत 2000 में ये बनाया गया। आखिर इसकी जरूरत क्यों है? द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है। और ये जो संविधान है इसकी जरूरत जो है वो इतनी बड़ी है कि अगर हम उसके बारे में आपको बताएं कि संविधान है क्या? संविधान एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी लिखित जो हमने लिख दिया है, वो एक तरह का कानून बन गया। उस कानून से हम अपने देश की व्यवस्था को चलाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में इसमें कार्यपालिका भी है, इसमें न्यायपालिका भी है, इसमें प्रशासन भी है, इसमें समावेश है। एक ऐसी व्यवस्था जिससे पूरे देश की व्यवस्था चलेगी, उसे हम बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। अगर हम भारत की बात करें तो है भारतीय संविधान। क्या है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कैसे बना था इस पे बात करेंगे, उसके क्या क्या प्रश्न। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए देखो, अगर हम अग्निवीर की क्लास ले रहे हैं तो अग्निवीर की क्लास के लिए इस टॉपिक की जो गहराई है वो कुछ अलग है, और अगर हम किसी अन्य एग्जाम की और उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनमें इसकी गहराई कुछ अलग है। तो भारतीय जो पॉलिटिक्स है उस पे जो क्वेश्चन आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पे, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सारे के सारा कंटेंट हम पढ़ेंगे जहां से अग्निवीर में क्वेश्चन आ सकता है, हम उसी संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं। और आज इस टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक हम करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं और बहुत सरल आते हैं। तो उसी के मद्देनजर हम टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक में आप देखें, यहाँ पे आप देखें, मैंने आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले आया भारतीय संविधान सभा। तो आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। अब आप इसको समझे कि हमें पूर्ण जो स्वतंत्रता है वो 15 अगस्त 1947 को मिली और उससे पहले ही भारतीय संविधान वहां पे शुरू हो गया बनना। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे उनका था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष जिसको चुना गया और सबसे बुजुर्ग थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सदस्य अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1940 को एक स्थायी सदस्य जो है, स्थायी अध्यक्ष जो है, उन्हें चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई।
उसके बाद बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा पर 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। यानी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? अभी आप देखेंगे ये समिति पूरी की पूरी आपके सामने है। आप देखिए यहाँ पे संचालन समिति जो है, आप दोस्तों इस संविधान को बनाने के लिए ये संचालन समिति है जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सभी प्रांतों को इकट्ठा करना था, सभी प्रांतों को एक लड़ी में पिरोना था। ये सारे के सारा जो कार्यभार था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। और प्रारूप समिति, इसका पूरा ड्राफ्टिंग करने के लिए जो था वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास था। संघ शक्ति समिति जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो ये 5 लोग इस संविधान सभा में मुख्य रूप से थे। इसमें आप फिर से याद रखें 1946 में इसका नींव पड़ा कि इसको हम स्टार्ट करेंगे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। कितने लगे? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुसूची और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें आगे आप पढ़ें। अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बार बार आ चुका है वो ये आया है, और एक क्वेश्चन ये बार बार आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी बार बार आ चुका है। तो 3, तो बाकी तो 5 है, 5 के 5 ही आपको याद हो जाएंगे। संचालन समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और प्रारूप समिति। आगे हम चले तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और वहीं इसी समिति के जो अध्यक्ष थे उन्हीं को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो भारत का पहला राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की उद्देशिका का प्रस्तावना क्या थी? दैट इज सो इम्पोर्टेंट लाइन जो है, और ये पेपर में, आर्मी पेपर में आ चुका है कई बार कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी। अगला क्वेश्चन, दैट इज इम्पोर्टेंट लाइन, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1997 निर्णय घोषित किया गया। प्रस्तावना यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना। अगर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। ये शब्द जोड़े गए कि कब जोड़े गए? 1976 में पंथ निरपेक्ष, उसके बाद राष्ट्र की अखंडता, ये 2 शब्द इसमें जोड़े गए। आगे हम पढ़ें जो मुख्य रूप से है, हमने संविधान तो बनाया दोस्तों, लेकिन संविधान हमारा जो देश था इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, और हम जानेंगे। आप एक और मजेदार बात है कि जो भारत का संविधान जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है। भारत का सबसे बड़ा संविधान जो है लोकतांत्रिक संविधान है, और इसे अन्य 9 देशों से लिखा गया है। वहां से अलग अलग इसके जो सहायता ली गई है वो अलग अलग 9 देशों की सहायता से इस संविधान को बनाया गया है, और ये विश्व का आज की तारीख में सबसे बड़ा संविधान है। इसमें एक बहुत मजेदार बात है कि इसमें राष्ट्रपति प्रणाली भी है और प्रधानमंत्री प्रणाली भी है। कई चीजें जो है, और मुझे इस कहने में कोई झिझक नहीं है कि भारतीय संविधान में तब के टाइम में तो हम मान सकते हैं कि हम आजादी के बाद एकदम से हमें संविधान की जरूरत थी, हमने बना दिया, लेकिन उसके बाद इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया जो भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। भारत में संविधान भारत के लोगों के बीच में रहकर और भारत के लोगों के जरूरत के अनुसार ही बनना तय था। आज भारत में 2 तरह की प्रणालियां जो है यहाँ पर प्रचलित हैं, जैसे राष्ट्रपति प्रणाली भी है और साथ में प्रधानमंत्री प्रणाली भी है। उसके भी ऊपर हम जाके आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है हम उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान विदेशी स्रोत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो जो
अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए और सर्वोच्च संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारे के सारे महाभियोग, राष्ट्र उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये सारी चीजें किससे लेगी? अमेरिका से। किससे ली गया? अमेरिका के संविधान से। नंबर 2 पे ब्रिटेन, संस्थात्मक शासन प्रणाली, संसद की शासन प्रणाली कैसे हम चलाते हैं? एकल नागरिकता, ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। किससे लिया गया? ब्रिटेन से। आयरलैंड, आगे चले। समता, समानता अधिकार, सब समान है। सब क्या है? समान है। स्वतंत्रता का अधिकार, पूरी स्वतंत्रता भारत में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार और क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है? हमारे अधिकार। और इसमें अनुच्छेद लिखा गया है, समता का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में इसमें है, लेकिन आपको नहीं आएगा। आपको खाली ये रखना है कि ये क्या है? भारत के मूल अधिकार। इसमें एक और अधिकार है, 7वां अधिकार कौन सा था? निर्देशक सिद्धांत। हेलो में सरदार सरवण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। पहले जोड़ने के बाद में इसमें जोड़ा गया और संविधान से लिया गया। इसे रूप में संविधान से लिया गया। प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे। कितने हमारे कर्तव्य हैं? 11। कितने हैं? 11। वो हमारी संस्था राष्ट्रध्वज और राष्ट्र ज्ञान का आदर करे। ये जरूरी है, उसके लिए सारे आदर हमारे लिए राष्ट्र के प्रति आदर करना। नंबर 2 पे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा के लिए क्या है? देश की रक्षा क्या है? हमारा देश की रक्षा क्या है? हमारा कर्तव्य। तो आप करने जा रहे हैं। भारत के सभी लोगों को समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, यानी कि जितनी भी संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना हमारा क्या है? कर्तव्य। अगर आप कहीं जा रहे हैं और सार्वजनिक संपत्ति है, कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप उसे रोक सकते हैं और आप उसे रोक के पूछ भी सकते हैं। ये आपका क्या रहेगा? कर्तव्य। क्या रहेगा? कर्तव्य। उसके आगे है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास। माता पिता संरक्षित द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना, यानी कि माता पिता और संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के अंदर बच्चे को शिक्षा देनी ही अनिवार्य है। देना अनिवार्य है, वो हमारा क्या है? कर्तव्य है। दोस्तों आगे आता है संघीय कार्य प्रणाली। क्या आती है? संघीय कार्य प्रणाली। संघीय कार्य प्रणाली में आप देखिए, संघीय कार्य प्रणाली में जो है सबसे पहली लाइन लिखी है, भारतीय संघ की कार्य प्रणाली शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, तब प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। ये बड़ी हास्यप्रद है भारत की बात। भारत में राष्ट्रपति प्रणाली है जिसपे लाख करोड़ों रुपए का खर्च हर वर्ष में है। एक महीने का खर्चा जो है लगभग करोड़ों रुपए में ये आता है और राष्ट्रपति प्रणाली को चलाने के लिए। और यहाँ एक लाइन लिखी गई है, भारतीय संघ की राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्य प्रणालिका है। ये लिखा गया है इसमें कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री का उसके मंत्रिमंडल का विस्तार वास्तविक कार्यपालिका है। कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और उसके राष्ट्रपति। हाँ, तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री कौन है? राष्ट्रपति क्या होता है इसके ऊपर बात पढ़े। राष्ट्रपति का संवैधानिक पद का प्रधान। देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या क्या है? वो क्या होना चाहिए? वो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, चुनाव के समय ला पद पर नहीं करता। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य का अनुमोदक, प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होने जरूरी हैं। 50 सदस्य होने जरूरी है, यानी कि 50 सदस्य बोले कि प्रस्तावना रखेंगे इनको राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए, 50 बोलेंगे ये अनुमोदन किया जाता है कि ये बने। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मतपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक होती है। अब राष्ट्रपति के निम्न दिशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। कैसे देगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा।
तो महाभियोग द्वारा ये राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? अगर यानी कि महाभियोग कौन लगाएगा? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ये महाभियोग लगाएंगे और राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, इनमें ये पावर है। उपराष्ट्रपति को ये त्याग पत्र द्वारा अपना ये पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है वो लगभग, यहाँ तो अब तो ज्यादा है, यहाँ पे लिखा है सिर्फ ये लाख। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख से वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार क्या रहे थे? राष्ट्रपति। यानी कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? डॉक्टर भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? हाँ, तो आप उल्टा क्यों बोल रहे हैं? केवल वीवी गिरी निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति। हम उपराष्ट्रपति पे चले। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। संविधान में उपराष्ट्रपति प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार भी नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। अब मुद्दा आता है कि उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, उनकी उम्र 35 राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ पद पर नहीं हो, वो संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसके सदन का अपना स्थान पद ग्रहण की तरीके से रिक्त कर दिया गया होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। आगे आ गया प्रधानमंत्री। क्या आ गया? प्रधानमंत्री। आप देखिए प्रधानमंत्री में हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया, राष्ट्रपति जो है वो उसको, उसके बाद हमने क्या पढ़ने जा रहे हैं? उपराष्ट्रपति हमने पढ़ा। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति राज्यसभा का। और उसके बाद आ गया प्रधानमंत्री। क्या आ गया? प्रधानमंत्री। हम आपको आगे बताएंगे कि राज्यसभा का क्या किया जाता है, कैसे चुना जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के माध्यम से चुना जाता है? तो वह अनुच्छेद 74 क्या है? 74वें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य का संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी 75वें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा? और प्रधानमंत्री क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद की गोपनीय शपथ दिलाई जाती है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है। उसका प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री सलाह देंगे तो लोकसभा क्या होगी? भंग होगी। उसके बाद प्रधानमंत्रियों से में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। चरण सिंह हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा पहुंचे नहीं। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ आनंद थे। ये आपको पेपर में नहीं आएगा। एक कार्यकाल, ये भी क्वेश्चन है, संघीय संसद। अगला जो मेन चीज है वो भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा का लोकसभा से मिलकर बनती है। अब आता है प्रश्न की संसद क्या है? संघीय संसद क्या है? इन संसद 3 तरह से मिलती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हम बात करेंगे इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा को सुना सकता है कि निम्न सदन जो है उसका नाम क्या है? लोकसभा। और जो उच्च सदन है उसका नाम क्या है? राज्यसभा। इसी के ऊपर हम बात करें तो इसमें जो है राज्यसभा सबसे पहले क्या आया? राज्यसभा। अब भारत की राज्यसभा के ऊपर बात करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे हिंट बताऊं कि यहाँ पे हम इसको समझें कि जो भारत की जो प्रणाली है, भारत की जो व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था जो है आप देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति, सभा, लोकसभा और राज्यसभा।
ठीक है, इन चीजों पे। और साथ में एक और चीज जहां पे बीच में है जिसका कार्य पालन करती है, यानी कि सेंटर के क्लर्क से लेके और यहाँ पर एक आईएएस से लेके इस व्यवस्था को, सेंट्रलाइज व्यवस्था जो रहती है, जो कभी भी चुनावित नहीं होती है, जो कि अपने कार्यबल पर यहाँ पर आती है, अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर आती है। तो ये इसको हम समझेंगे अभी। तो इसको समझने के लिए हम वापस उसी पे चलते हैं, राज्यसभा पे। किस पे चल रहे हैं? राज्यसभा। भारतीय राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250। कितने हो सकते हैं? 250। 250। वर्तमान में कितने हैं? 245। 12 सदस्य कौन चुनता अपनी मर्जी से? राष्ट्रपति। कौन चुनता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष ज्ञानी अनुभव होते हैं। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति है अपनी मर्जी से 12 सदस्य चुन सकता है देश में से। किसमें से? देश में से। उसमें से एक और एंग्लो सदस्य, यहाँ पे हम बात करें 245 हो रहे हैं, लेकिन 5 यहाँ बचते हैं, यानी कि अन्य देशों के 5 सदस्य भी चुने जाते हैं, जिसे एंग्लो सदस्य भी हम कहते थे। राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के एक सदाई सदन है, भाग नहीं होती है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। काफी बार आ चुका है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुके हैं कि सदस्य की उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। उसके बाद जिनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। उसके बाद 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य यानी 245 का 1/3 जो है वो क्या होता है? हर साल जो होता है वो लगभग क्या हो जाता है? वो सेवानिवृत्त हो जाता है। क्या हो जाता है? सेवानिवृत्त। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसमें इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त। 2 वर्ष बाद। भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। राज्यसभा का कौन होता है? उपराष्ट्रपति। थान विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। राज्यसभा एक ऐसा सत्र, अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि 6 माह के बीच अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि राज्यसभा की जो बैठकें हैं वो हर 6 महीने में होना अनिवार्य है। वो होना अनिवार्य है। तो ये आपने पढ़ा राज्यसभा के बारे में, इसके बारे में राज्यसभा। और ये आपको मैं बात बताता हूँ कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इन्हें कौन चुनता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे सीधे लोग नहीं चुनते हैं। राज्यसभा का जो सदस्य है वो जो हमारे प्रदेश के जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट जो होते हैं हमारे, वो इसमें विधानसभा सदस्य जो हमारे होते हैं वही इनका चुनाव करते हैं। और इनका चुनाव जो है यानी कि हर राज्य की गणना में अलग है। जैसे हिमाचल की बात करें तो यहाँ राज्यसभा सीटें कितनी है? कितनी है? वो तो विधानसभा है। राज्यसभा कितनी है? तो वो जो उनका चुनाव जो है वो हिमाचल के चुने हुए नुमाइंदे करते हैं, यानी कि एमएलए। क्लियर हो गए? आगे देखें, आगे है तो यहाँ पे इसकी संख्या भी लिखी गई है। इस संख्या में आप देखें तो राज्यों की संघीय क्षेत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश 36 है। सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य किसके हैं? उत्तर प्रदेश। ये किसके हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ज्यादा किसके हैं? उत्तर प्रदेश। उससे कम है महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस तरह ये सारे का सारा ग्राफ है। आगे आता है क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक, उसका नाम है लोकसभा। क्या है? लोकसभा। दोस्तों लोकसभा क्या है? लोकसभा का जो सदस्य होता है, अगर हम ऐसे बात करें तो भारतीय लोकसभा के सदस्य जो है उनकी संख्या है 530। कितनी है? 530। और इसमें लगभग मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य 500 निश्चित की गई है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। इनमें से अधिकतम संख्या 530 राज्य के निर्वाचन क्षेत्र और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों में निर्वाचित किए जाते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्य मनोनय कर सकता है। यहाँ राष्ट्रपति जो है 2 सदस्य किसमें कर सकता है? लोकसभा में। किसमें चूज कर सकता है? लोकसभा। ये जो लोकसभा के चुनाव है ये कैसे होते हैं? लोकसभा का चुनाव सीधे सीधे एक तरह से प्रधानमंत्री का चुनाव भारत में होता है। लोकसभा में जो है इसकी जो प्रायिकता है, इसकी जो उम्र है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे लोकसभा का प्रथम, ये निचला सदन होता है, निम्न सदन हम इसे बोलते हैं। और इसकी जो इसका प्रधान होता है लोकसभा का, वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो कि किसके द्वारा चुना जाता है? चुने गए लोकसभा सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? चुने गए लोकसभा सदस्यों
ये जो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो हमने डायरेक्ट चुने होते हैं, यानी हमने एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने सीधे चुने होते हैं और उन्हें लोकसभा सदस्य हम कहते हैं। और ये सदस्य जो है जिनकी संख्या ज्यादा होती है जिस पार्टी की, उस पार्टी की सरकार बन जाती है और उसी का प्रधानमंत्री होता है। और उसी के चलते इसमें जो है जो कार्य प्रणाली की जाती है और इसका जो सभापति होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। सदस्य आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जिसकी हमने बात की। आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि जो है वो खुद चुनते हैं। 2001 में संसद की पारित और 84 में संविधान संशोधन में विधेयक के अनुसार इसकी संख्या जो है वो संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान है, यानी 2026 तक ये सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती हैं। समझ आ रही मेरी बात? लोकसभा की सीटें अब तक बढ़ाई नहीं जा सकती हैं। आगे आ गया उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किसमें है? उत्तर प्रदेश। किसमें है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में कितने हैं? दिल्ली। किसमें है? दिल्ली। अगर हम बात करें यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 80। महाराष्ट्र में 48। तो ये है सारे। आगे लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं। वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, भारत सरकार के किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ पर नहीं हो, वो पागल या दिवालिया नहीं हो। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा का कितना होता था? 6 वर्ष। लोकसभा राज्य के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा में 2 बैठकें 6 माह से अधिक अंतर में नहीं होनी चाहिए। लोकसभा की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का 55 सदस्य होना जरूरी है, यानी 10वां भाग होना जरूरी है। संविधान 108 में संसद के नित्य अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, धन विधेयक किस में पारित किया जाता है? तो धन विधेयक जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। किसमें? लोकसभा में। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संविधान 94 के अनुसार लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष को चुनता है और एक उपाध्यक्ष को चुनता है। अध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकता है, यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है लोकसभा का अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा? उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा? किसको देगा? राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र दे सकता है? राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? और अगर दोनों ना हो तो किसको दे सकता है? भाई उच्चतम न्यायालय के जज को। उच्चतम न्यायालय के जज को। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो वो किसको देगा? उच्च न्यायालय के जज। और भारत की न्याय प्रणाली आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी थोड़ा आगे चलेंगे वहां इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप आगे देखिए, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मुंह में देख जम गया। गठन अधिकारिता शक्ति को अभिनय संबंधी शक्तियां भारतीय संसद को है। किसको? भारतीय संसद। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारण नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा कितनी होती है? न्यूनतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए, ये तो है पैसे तो चाहिए नहीं आपको। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश के लिए योग्यताएं क्या है? वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। उसमें 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों का होना चाहिए न्यायाधीश के रूप में कार्य। उच्चतम न्यायालय में 10 वर्षों तक क्या होना चाहिए? या तो वो वकील, क्या होना चाहिए? अधिवक्ता, वकील हम जिसे बोलते हैं। राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए। अब चलते हैं उच्च न्यायालय। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में ही क्या है? उच्च न्यायालय। 25 है ये प्रत्येक। अब ये कितने हो चुके हैं? 25। दैट्स राइट आंसर के। वो 25वां कहां बना? कितने हैं? 25। और 25वां कौन सा बना? उत्तराखंड। उसके बाद है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता भारत का नागरिक हो, वो न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो, न्यायाधीश उस राज्य का न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थिति हो वहां का राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है। यानी कुछ जो हाई कोर्ट एक स्टेट में होता है उसकी शपथ जो है कौन दिलवाता है? राज्यपाल। कौन दिलवाता है? राज्यपाल। उसके आगे हम चले तो ये जो है यहाँ पे कोलकाता, ये कुछ स्टेट है जैसे कोलकाता का कहाँ पर है? कोलकाता में। मुंबई का कहाँ है? मुंबई में। मद्रास का कहाँ है? उत्तर प्रदेश का कहाँ है? इलाहाबाद का नाम क्या है? कर्नाटक का कहाँ है? पटना का कहाँ है? जम्मू कश्मीर का कहाँ है? उड़ीसा
उड़ीसा कहाँ है? कटक। गुवाहाटी का कहाँ है? गुवाहाटी। राजस्थान का कहाँ है? जोधपुर। आंध्र प्रदेश का कहाँ है? हैदराबाद। मध्य प्रदेश का कहाँ है? जबलपुर। केरल का कहाँ है? एर्नाकुलम। गुजरात का कहाँ है? अहमदाबाद। दिल्ली का कहाँ है? दिल्ली। हिमाचल का कहाँ है? शिमला। पंजाब और हरियाणा का कहाँ है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा का एक ही है, वो कहाँ है? चंडीगढ़। सिक्किम का कहाँ है? गंगटोक। छत्तीसगढ़ का कहाँ है? बिलासपुर। उत्तराखंड का कहाँ है? नैनीताल। झारखंड का कहाँ है? रांची। हमारा मणिपुर का कहाँ है? इम्फाल। और मेघालय का कहाँ है? शिलांग। त्रिपुरा का कहाँ है? अगरतला। अब यहाँ पे क्वेश्चन है उत्तराखंड का, तो ये बन गया था नैनीताल में 2000 में, अमरावती। ठीक है, ये तो बन गया था आपका उच्च न्यायालय, अमरावती। ठीक है। कहाँ बना 25वां? अमरावती। अमरावती कहाँ है? अमरावती। यानी 25वां जो बना, 25वां आपका जो बना वो बना आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ बना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अमरावती में। कहाँ बना? अमरावती में। उसके बाद जो है केरल उच्चतम न्यायालय 97 सबसे पहले बंद असंवैधानिक घोषित किया गया। राज्य कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। किसी राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? उसका राज्यपाल। उसके आगे चले तो आगे हमारे पास आ गया, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, किसी राह पर वो नहीं होना चाहिए। तो आगे हम देखें विधान जो है, विधान परिषद क्या है? विधान परिषद राज्य की प्रणाली को चलाने, कार्यपालिका को चलाने के लिए जो है विधानसभा का चयन किया जाता है, जो कि उस राज्य के लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। विधानसभा में कुल सीटें जो है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की 60 है, असम की 126 है, कितनी है? 126। आंध्र प्रदेश की 175 है, और सबसे ज्यादा किसकी है? यूपी। उत्तर प्रदेश की किसकी है? 403। सबसे ज्यादा किसकी है? 403। और दिल्ली कितनी है? 70। तो आ गया विधानसभा के 57 राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। यदि आपने विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है, जैसे कि अभी है हिमाचल में, तो इसकी उम्र कितनी चाहिए आपको? 25 वर्ष। किसी विधेयक को धर्म विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। इसके आगे जो है हमारे यहाँ पे आगे जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों की वरीयता इसका गठन निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनावों का आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष। 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनावों आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिलता है। यानी कि बहुत ही पावरफुल सीट होती है भारत में चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त की। किसकी? मुख्य आयुक्त की। राष्ट्रीय दल का दर्जा ये आपका लेवल नहीं है। आगे है राज्य संविधान के अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 343 भाग 17 के अनुसार भारतीय राजभाषा का नाम क्या है? देवनागरी। हिंदी। राजभाषा क्या है हमारी? हिंदी। और इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। 1955 में BG खरे की अध्यक्षता में प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया था। तो राजभाषा आयोग का गठन कब? 1955 में। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित राजभाषाओं को रूप दिया गया है: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, मैथिली, स्थाली, डोगरी, बोडो। डोगरी के साथ क्या आ गई? बोडो। ये भारतीय भाषाएं हैं। उसके बाद आपातकाल, आपात उपबंध। आपात 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, ध्यान से सुनना आपने। राष्ट्रीय आपात, मतलब राष्ट्र में कोई आपात की सीमा आ गई, लड़ाई हो गया, युद्ध हो गया, ये हो गया, 352 अनुच्छेद लगेगा। राष्ट्रपति शासन, भारत में यानी देश में जो है प्रशासन प्रणाली बिगड़ गई, वहां के मुख्यमंत्री करप्शन ये वो कुछ भी हो गया, तो वहां पे लगता है राष्ट्रपति शासन। क्या बोलता है? और 356 लगती है। कौन सी लगती है? 356। 3 तरह का आपातकाल होता है। तीसरा आपातकाल क्या है? वित्तीय आपातकाल। जैसे कि देश घाटे में चला गया, दिवालिया हो गया, जैसे कि अभी श्रीलंका में हुआ, तो वहां पे लगता है वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 क्या लगता है? अनुच्छेद 360। तो 3 तरह का क्या होता है? आपातकाल। क्या आता है? राष्ट्रपति शासन। इसमें राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 इसकी घोषणा में से किसी, जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ऐसा कोई होता है तो ये किया जाता है 352 अनुच्छेद
राष्ट्रीय आपात, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, पहला था। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 क्या है? 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में ये समाधान हो जाने पर, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना, राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ हो तो आपात स्थिति की घोषणा कर देता है। सर्वप्रथम सबसे पहला आपातकाल कहाँ लगा था? पंजाब में। कहाँ लगा था? पंजाब में। द्वितीय अनुच्छेद जो है जिसके बारे में हमने पढ़ा वो तो मैंने सीधा बताया आपको कि राष्ट्रीय द्वितीय आपातकाल की घोषणा किसी भी समय वापस ले सकता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है इस पे ऊपर बात करें, दैट इज सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को अलग से आप बना सकते हैं साथ में, इसका वीडियो अलग से। शासन को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में किया गया था और इसकी जो उद्घाटन किया गया 11 अक्टूबर 1969 को पंडित जवाहरलाल ने आंध्र प्रदेश में राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। लेकिन इसमें 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर पंचायत, प्रखंड, पंचायत समिति और देखा जाए तो पंचायती राज का संशोधन कौन सा है? 73वां। और ये कहाँ शुरू किया गया था? राजस्थान। पहला चुनाव कहाँ होगा? राजस्थान। कहाँ होगा? राजस्थान के नागौर में। महत्वपूर्ण शब्दावली, ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण शब्दावली इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि संसद में शून्यकाल किसको कहते हैं? शून्यकाल, तो ध्यान देना, सदन के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। यानी प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं? शून्यकाल। क्या बोलते हैं? शून्यकाल। तार्किक प्रश्न, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तार्क अंकित प्रश्न कहते हैं। तो महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना, इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है। वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व व्यय से संबंधित है। वित्त विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। धन विधेयक संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार के धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। कटौती प्रस्ताव, सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए